नमस्कार दोस्तों। लास्ट के लेक्चर में हमने बात की थी CAPF 2022 में आए हुए हिस्ट्री के क्वेश्चंस की। जितने भी हिस्ट्री के क्वेश्चन थे वो लगभग हमने सारे कवर कर लिए। कुछ क्वेश्चन जो बचे हैं वो आर्ट एंड कल्चर के थे, तो उसे हम लोग सेपरेट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में बात करेंगे CAPF 2022 के ज्योग्राफी के क्वेश्चंस की। कहाँ से क्वेश्चन आए, NCERT से कितने थे, उन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। अपकमिंग एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस सीरीज़ को ध्यान से देखिए। और जो भी सवाल प्रीवियस ईयर से आए हैं वो भी मैं डिस्कस करता चलूँगा। ये 10th नंबर का क्वेश्चन है, ये सेट डी के अकॉर्डिंग है। आपके सेट में हो सकता है ये अलग हो। सेट डी बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। कौन सा करेक्ट नहीं है हमें ये बताना है। द गल्फ स्ट्रीम इज अ वार्म ओशन करंट, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट इज अ वार्म ओशन करंट, लेब्राडोर करंट इज अ कोल्ड ओशन करंट और कैलिफोर्निया करंट इज अ वार्म ओशन करंट। देखिए बेसिकली हमें ये बताना है ओशन करंट वार्म है या फिर कोल्ड है। सो ये CDS 2021 का अगर आप पेपर देखेंगे तो वहाँ पे एग्जैक्टली ये पूछा गया था कि कौन सा कोल्ड करंट है, और वहाँ पे ऑप्शन में हमें कैलिफोर्निया करंट दिया गया था। तो कैलिफोर्निया करंट जो है वो वार्म ना होकर के कोल्ड करंट है। हालांकि मैं इसे एक ट्रिक से याद रखता हूँ, एक फ़नी सी निमोनिक है। वो निमोनिक है, हम बोले ग्रीन बगुला केला क्यों फेंक रहा है, ऐसे करके। तो हम बोले से हमबोल्ट, उसके बाद ग्रीन से ग्रीनलैंड, और उसके बाद आगे जो धाराएं हैं बगुला यानी बेंगुएला की धारा, बेंगुएला करंट्स, केला से कैलिफोर्निया की धारा। तो आप देख रहे हैं कैलिफोर्निया धारा, फिर कोल्ड वाटर की करंट हो गई। उसके बाद क्यू से क्यूराइल की धारा, और आगे था हमारे पास फेक यानी फैकलैंड की धारा, और बस इतने ही थे। तो इतने जो मेजर जो है वो कोल्ड करंट है। उसके बाद जो बच जाते हैं मेनली वो वार्म करंट है। और इतने करंट अगर आप याद रख लेते हैं तो कभी भी वार्म करंट या कोल्ड करंट से सवाल आएगा तो वो आप आसानी से कर ले जाएंगे एलिमिनेट करके। तो हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन डी, क्योंकि नॉट करेक्ट पूछा गया था। और कैलिफोर्निया करंट जो है वो वार्म वाटर ना होकर के कोल्ड वाटर करंट है। मैं ये ट्रिक आपको टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लीजिए। हालांकि हमने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वहाँ पे डिस्कस किया था जब हमने, तो वहाँ पे ये मैंने आपको बताया था, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जैक्टली पूछा गया था कि कैलिफोर्निया जो है वो कोल्ड वाटर करंट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसका आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट विद रेफरेंस टू नॉर्मल लेफ्ट रेट। नॉर्मल लेफ्ट रेट के बारे में आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला बोला गया टेम्परेचर इज हाईएस्ट एट द ग्राउंड लेवल एंड डिक्रीजेज विद द इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड, यानी ग्राउंड लेवल पे जो है वो तापमान ज़्यादा होता है, हाईएस्ट होता है, और जब एल्टीट्यूड बढ़ती है, ऊंचाई बढ़ती है, तो ये घटता जाता है। दूसरा बोला गया टेम्परेचर लोएस्ट होता है ग्राउंड लेवल में, और हाइट बढ़ने के साथ, एल्टीट्यूड बढ़ने के साथ जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज कर जाती है। फिर आगे बोला गया टेम्परेचर स्टेबल रहती है, आप कितनी भी हाइट आगे चले जाओ। चौथा बोला गया टेम्परेचर पहले बढ़ती है, फिर अल्टीट्यूड बढ़ने के साथ उसके बाद धीरे धीरे घटना शुरू कर जाती है। जैसा कि 11th क्लास के NCERT के फिजिकल ज्योग्राफी बुक से बहुत सारे सवाल बनते हैं, चैप्टर 9 सोलर रेडिएशन हीट बैलेंस एंड टेम्परेचर चैप्टर में यहाँ पे अल्टीट्यूड के बारे में बताया गया था कि जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर इज इनडायरेक्टली हीटेड बाय टेरेस्ट्रियल रेडिएशन फ्रॉम बिलो, यानी टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से एटमॉस्फेयर किस तरह से हीट होता है। यानी जो सी लेवल रिकॉर्ड हायर टेम्परेचर, यानी जो सी लेवल होता है यानी ग्राउंड लेवल जो होता है वो बेसिकली वहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर देखने को मिलता है हायर एलिवेशन के प्लेसेस के मुकाबले। ये हम सबको पता है कि ज़मीन पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है हायर लेवल के मुकाबले। हालांकि इसमें कुछ एक्सेप्शन भी है, जब हाइट बढ़ेगी तो वो हमें पता है लेयर के अकॉर्डिंग। आगे बोला गया द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर विथ हाइट इज टर्म एज नॉर्मल लेफ्ट रेट। यानी नॉर्मल लेफ्ट रेट का क्या अर्थ है कि जब हम हाइट में बढ़ते हैं और टेम्परेचर जो घटती है, इसी प्रोसेस को नॉर्मल लेफ्ट रेट के नाम से जाना जाता है। नाउ अब क्वेश्चन की ओर वापस चलते हैं। हाँ, एक सेंटेंस यहाँ पे और है, इन अदर वर्ड्स द टेम्परेचर जनरली डिक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग हाइट, यानी जनरली ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान घटती है। हालांकि ये लेयर टू लेयर डिपेंड करेगा, बट हम लोग जब नॉर्मल सी लेवल से कंपेयर कर रहे हैं तो ये बात करेक्ट है। आगे ये भी बता दिया गया है कि प्रति किलोमीटर 6.5 डिग्री तापमान में गिरावट देखी जाएगी। हमने यहाँ पे देखा कि टेम्परेचर क्या ग्राउंड लेवल में लोएस्ट होता है, बिल्कुल नहीं। क्या टेम्परेचर सेम होता है एल्टीट्यूड बढ़ने के साथ, बिल्कुल नहीं। क्या टेम्परेचर पहले बढ़ता है एल्टीट्यूड बढ़ने के साथ फिर घटने लगता है, ये भी नहीं। हमने देखा कि टेम्परेचर जो है वो ग्राउंड लेवल पे हाईएस्ट होता है और डिक्रीज करने लगता है इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड के साथ। तो ये बेसिक डेफिनेशन थी और ये 11th क्लास की फिजिकल ज्योग्राफी से लिया गया था। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट। नाउ अगला सवाल देखिए, बोला जा रहा है कि कौन सी जो नदी है वो ब्रह्मपुत्र नदी की ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है। ऑप्शन है हमारे पास घग्गर, माही, कोसी या मानस। ये सबको पता है मानस रिवर ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है। बाकी के जो घग्गर, माही और कोसी है ये इवन असम में भी लोकेटेड नहीं है, अदर स्टेट्स में है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी मानस है। ना नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला जा रहा है अन्ना सागर लेक जो है वो किस स्टेट में लोकेटेड है। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसका आंसर है ऑप्शन सी राजस्थान। अगला क्वेश्चन देखिए, द वर्ल्ड वेटलैंड डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। अब ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में कवर्ड था,
हाल ही में वेटलैंड की संख्या बढ़ती जा रही है, तो इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में था। 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। इवन CDS में, NDA में हर साल ही क्वेश्चन आया वेटलैंड डे के ऊपर, और ये भी एक PYQ ही है। CDS या फिर NDA किसी एग्जाम के अंदर आया हुआ, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, 2 फरवरी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गंगा वाटर इज बीइंग शेयर्ड एट फरक्का विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, यानी किस देश के साथ गंगा जो है फरक्का नदी वो गंगा वाटर को शेयर करती है। तो गंगा की एक धारा उसका साथ छोड़ देती है फरक्का नाम से, और फिर वो फरक्का बैराज बनाती है वेस्ट बंगाल स्टेट में। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, बांग्लादेश के साथ फरक्का रिवर वाटर शेयर करती है। मैप देखेंगे आप, ये NCERT के अंदर कवर्ड है। मैप अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर ये बिल्कुल क्लियर पता चल जाएगा। सो यहाँ पे हमारा आंसर हो गया ऑप्शन सी, बांग्लादेश। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल देखिए दोस्तों, बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटू, यानी आपको 4 हिल्स के नाम दिए गए हैं और उसके बेसिस पे आपको बताना है कि कौन सी जो हिल है वो डेक्कन प्लेटू का पार्ट है। सो दोस्तों, जब हम बात करते हैं पेनिनसुलर प्लेटू की, अगेन ये मैंने 11th क्लास की NCERT ली है। जब हम बात करते हैं पेनिनसुलर प्लेटू की तो उसे 3 ब्रॉड ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। कौन कौन से ग्रुप में? डेक्कन प्लेटू में, सेंट्रल हाईलैंड में और नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू में। यानी आप ये नहीं कह सकते कि पूरे के पूरे पेनिनसुलर प्लेटू डेक्कन प्लेटू का पार्ट है। बेसिकली ये 3 सब कैटेगरीज में डिवाइडेड है ना। जब डेक्कन प्लेटू की बात आती है तो डेक्कन प्लेटू मेनली वेस्टर्न घाट से वेस्ट में घिरा है, ईस्टर्न घाट से ईस्ट में, और सतपुड़ा, मेकाल और महादेव हिल से नॉर्थ में घिरा हुआ है। और इसी तरह से हाईएस्ट पीक हम लोगों को पता है अनाईमुड़ी है, और इसके बाद डोडा बेटा का नंबर आता है 2nd नंबर पे जो कि है। और अब ये हमने बात कर ली यहाँ पे सोल्ट में डेक्कन प्लेटू के बारे में। नाउ नेक्स्ट देखते हैं सेंट्रल हाईलैंड के बारे में। देखिए सेंट्रल हाईलैंड जो है वो अरावली रेंज से वेस्ट में घिरी हुई है, सतपुड़ा रेंज भी इसी का पार्ट है सेंट्रल हाईलैंड का। अभी हम लोग बहुत इस एक अलग से वीडियो बनाएंगे, वहाँ पे इन चीज़ों को अलग से डिस्कस करेंगे PYQs के साथ। फिलहाल हम लोग उस क्वेश्चन के आंसर को करते हैं। उसके बाद बात आती है नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू की, जिसके अंदर हमें कार्बी आंगलोंग असम में देखने को मिलता है, इसी का एक्सटेंशन। सो हमने अभी देखा कि जो अरावली हिल्स है वो किसका पार्ट है, बताइए। अरावली हिल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं सेंट्रल हाईलैंड का पार्ट है। कार्बी आंगलोंग तो हमने देख ही लिया, कार्बी आंगलोंग नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू का पार्ट है। और शिवालिक हिल्स हम सबको पता है हिमालयन रेंज की सीरीज़ है, जो कि सबसे सदर्न हिमालयन रेंज की सीरीज़ मानी जाती है। तो ये तीनों एलिमिनेट हो गए। हमारे पास एक ही करेक्ट आंसर बचता है, विंध्या हिल्स। तो विंध्या हिल्स यहाँ पे डेक्कन प्लेटू का पार्ट माना जाएगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि हमने देखा अरावली हिल्स तो जो है वो अलग सेंट्रल हाईलैंड का पार्ट है, कार्बी आंगलोंग नॉर्थ ईस्टर्न का, और शिवालिक हम सबको पता है तो हिमालयन का पार्ट है। तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट होना चाहिए। ना अगला क्वेश्चन देखिए, बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ इंडियन स्टेट आर लैंडलॉक्ड एंड डू नॉट हैव एनी इंटरनेशनल बाउंड्री। तो ये क्वेश्चन डिफिकल्ट तो है नहीं अगर आपको मैप की नॉलेज है तो। आंध्र प्रदेश हम लोग पहले एलिमिनेट कर देते हैं यहाँ पे, छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड, मध्य प्रदेश, तेलंगाना। हाँ ये सही लग रहा है। छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश की तो बाउंड्री लगती है अदर कंट्री के साथ, तो इसे एलिमिनेट करेंगे। अच्छा यहाँ पे भी हिमाचल है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट बनता है। आप इसे मैप में अगेन क्रॉस चेक कर लीजिए, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है ना। अगला सवाल देखिए, आपको दर्रे दिए गए हैं, बारालाचाला, सिपकिला, जेलेपला और बोमडीला, और इसे वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में हमें लगाना है ना। अगर हम बात करें इनके स्टेट्स की तो बारालाचाला और सिपकिला हमें पता है हिमाचल प्रदेश के अंदर है। जेलेपला किस स्टेट में है, तो इसे मैंने ऐसे याद रखा हुआ था कि नाथू का सिक्का जल गया, तो यहाँ से मैंने ये याद रखा था कि नाथुला जो है वो सिक्का और जल गया, तो नाथुला और जेलेपला जो है वो सिक्किम के अंदर है। ये दो जो दर्रे हैं नाथुला और जेलेपला, ये दोनों सिक्किम के अंदर है। नाथू का सिक्का जल गया ऐसे करके, तो जेलेपला जो है वो किसका पार्ट है, सिक्किम का। उसके बाद अगर हम देखें बोमडीला कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में, राइट। अब हमें चूंकि वेस्ट टू ईस्ट लगाना है, लेकिन ये दोनों ही चूंकि हिमाचल प्रदेश में, तो इसे लगाना डिफिकल्ट होगा, तो पहले हम लोग ईस्टर्न वाला लगा लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ईस्टर्न कौन है, ऑफकोर्स अरुणाचल प्रदेश का बोमडीला, यानी 4 हमारा आंसर राइट साइड में आना चाहिए। तो अगर हम राइट साइड में देखें 4 किस में, ए और बी में, यानी सी और डी एलिमिनेट हो गए। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या 3 आएगा या 2। तो बाकी हिमाचल प्रदेश को अगर हम सिक्किम के साथ कंपेयर करें तो कौन सा ज़्यादा ईस्टर्न है, ऑफकोर्स सिक्किम। तो 4 के बाद हमारा 3 आना चाहिए। 4 के बाद 3 हमें एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। यानी हम बिना जाने हिमाचल प्रदेश में कौन ज़्यादा वेस्टर्न में हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या मिला, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है ना। अगला सवाल देखिए, 88 नंबर का है, सेट डी के अकॉर्डिंग बोला जा रहा है कौन से कथन सही है। द जेट स्ट्रीम आर हाई अल्टीट्यूड ईस्टर्ली विंड। दूसरा बोला गया एल नीनो एक वार मोशन करंट है। तीसरा बोला गया एल नीनो अपीयर्स अलोंग द पेरू कोस्ट, यानी एल नीनो जो है वो पेरू कोस्ट में, पेरू के तट में दिखाई देता है।
सो ये क्लास 9th की एनसीईआरटी का चैप्टर 4 क्लाइमेट है। इसी पेज के अंदर जब आप पढ़ेंगे तो बोला जा रहा है द अपर एयर सर्कुलेशन इन द रीजन इज डोमिनेटेड बाय अ वेस्टर्ली फ्लो, यानी वेस्टर्ली फ्लो के द्वारा डोमिनेट की जाती है और इसी का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जेट धाराओं के नाम से जाना जाता है, जेट धाराओं के रूप में फ्लो करता है। आगे बताया गया था जेट स्ट्रीम के बारे में बॉक्सेज में, मैं हमेशा बोलता हूँ बॉक्सेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एनसीईआरटीज़ के। तो जेट स्ट्रीम के बारे में बोला गया ये एक नैरो बेल्ट है हाई अल्टीट्यूड का वेस्टर्ली विंड के तहत। हालांकि वेस्टर्ली विंड के बारे में आप बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर में, वेस्टर्ली विंड के बारे में बताया गया है। तो यहाँ से अगर हम देखें, हमें सवाल में बोल दिया गया है कि जेट स्ट्रीम हाई अल्टीट्यूड ईस्टर्ली विंड है, तो ईस्टर्ली नहीं है वेस्टर्ली है हमने देखा। अगर हम 1 को एलिमिनेट करें अगर अपने ऑप्शन से तो हमारे पास क्या बचेगा, ऑप्शन बी, जो कि यहाँ पे करेक्ट होगा, यानी तीनों ही ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। बाकी के दोनों भी देख लेते हैं ताकि इन फ्यूचर अगर क्वेश्चन बने तो हम इसे कर लें। सो इसी सेम चैप्टर के अंदर आपको दूसरे बॉक्स में एल नीनो के बारे में बताया गया है कि एल नीनो एक पीरियोडिक डेवलपमेंट होता है वार्म ओशन करंट का पेरू के तट में। उसके बाद आगे और बताया गया है कि एल नीनो एक स्पेनिश भाषा का वर्ड है जिसका मतलब होता है द चाइल्ड, यानी कि एक बच्चा जो कि बेबी क्राइस्ट को रेफर करता है। और इसी के उल्टे होते हैं ला नीना जो कि कोल्ड ओशन करंट मानी जाती है। तो यहाँ पे वार्म ओशन करंट है एल नीनो। सो अभी हमने देख लिया एनसीईआरटी के अंदर जो दोनों कथन है बाकी के 2 और 3 वो बिल्कुल करेक्ट है। एल नीनो एक वार्म ओशन करंट है और दूसरा एल नीनो पेरू के तट में दिखाई देता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमें प्लेन दिया गया और उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर को मैच करना है। पहला है भाबर, फिर भांगर, फिर कादर, फिर डेल्टा, ये 4 हमें मैच करने हैं। सो अगेन मैंने यहाँ पे रेफरेंस लिया एनसीईआरटी क्लास 9th की चैप्टर 2 फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया का। सो इसी चैप्टर के आप अंदर पढ़ेंगे कि जो नॉर्दर्न प्लेन है, उत्तरी भारत के जो तटीय मैदान है उसमें पेबल्स दिखाई पड़ते हैं और इसे ही भाबर के नाम से जाना जाता है। सो जलोढ़ मिट्टी बेसिकली 2 प्रकार की होती है, ये आपने पढ़ा होगा, भांगर और खादर, राइट। तो यहाँ पे कौन सी नई वाली होती है कौन सी पुरानी, इसे मैं ऐसे याद रखता हूँ कि जब आप इसे इंग्लिश में देखेंगे, देखिए यहाँ पे तो ये आपको लगेगा देखने में कि एक भांगर है। तो भांगर ऐसे भंगार पुराने टाइप के सामान जो होते हैं वो कहलाते हैं, इसलिए पुरानी वाली जो मिट्टी होती है वो भांगर होती है। इस तरह से मैं इसे याद रखता था। और भंगार की मिट्टी में आपको कंकड़ भी दिखाई मिलेगा और ताकि मुझे एनसीईआरटी की चीज़ें याद रहे, क्योंकि देखिए यहाँ पे इस तरह के सवाल फैक्चुअल होते हैं। अगर आपको याद है तो फिर आप कर सकते हैं, अदरवाइज फिर बहुत डिफिकल्ट होता है। तो भंगार के सामान में कंकड़, इस तरह से आप याद रख सकते हैं इसे। तो भांगर हमने देख लिया, कंकड़। और उसके बाद जब हम बात करते हैं पेबल्स की तो छोटे छोटे पत्थर भी दिखाई पड़ते हैं भाबर बेल्ट में। और इसी तरह से जो न्यूअर यंगर डिपॉजिट होती है फ्लड प्लेन की, वो खादर कहलाती है। भाबर के बारे भी पढ़ लीजिए, भाबर से भी बहुत बार सवाल आया हुआ है एनडीए और सीडीएस में। बोला जा रहा है द रिवर्स डिसेंडिंग फ्रॉम द माउंटेन डिपॉजिट पेबल्स इन अ नैरो बेल्ट ऑफ अबाउट 8 to 16 किलोमीटर इन विड्थ लाइंग पैरेलल टू द स्लोप्स ऑफ शिवालिक, यानी शिवालिक के पैरेलल में 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ाई में पेबल्स देखे जाते हैं माउंटेन डिपॉजिट के, क्योंकि जब रिवर्स बहती हैं तो माउंटेन डिपॉजिट के साथ छोटे छोटे पेबल्स, थोड़े बड़े कंकड़ आप बोल सकते हैं, वो लेकर के आती है और इसे ही भाबर बेल्ट के अंदर देखा जा सकता है। सो हमने यहाँ पे देखा कि जो पेबल्स होते हैं वो भाबर बेल्ट का पार्ट है। और इसके बाद ये भी कहा गया है कि ये एक वेट, स्वैम्पी और मार्सी रीजन को क्रिएट करते हैं जो कि तराई के नाम से जाना जाता है, यानी दलदली इलाका जो कि तराई कहलाता है। सो नाउ मैच करते हैं। हमने देखा कि भाबर में जो है वो ग्रेवल्स देखे जाते हैं। ग्रेवल्स का मतलब वही होता है थोड़े बड़े पत्थर, जिसे आप पेबल्स कहते हैं। पेबल्स और ग्रेवल्स एक ही बात है। और अगर हम भांगर की बात करें, हमने देखा कि भांगर पुराने सामान, कंकड़। तो 3 और 4 देखते हैं किस ऑप्शन में हमें 3 और 4 दिखाई देगा। स्टार्टिंग में एक ही ऑप्शन में मिल रहा है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। बाकी के दोनों भी चेक कर लेते हैं। क्या खादर जो है वो मार्स है या सिल्ट है? तो खादर सिल्ट है। मैंने बताया था कि जो चूंकि खादर जो है वो न्यू वाली जलोढ़ मिट्टी है, तो यहाँ पे सिल्ट देखी जाएगी। सिल्ट को हिंदी में गाद बोलते हैं, यानी जो जब मिट्टियाँ जब रिवर्स बहती हैं तो जो पतली वाली बलुआई टाइप की जो मिट्टी होती है वो सिल्ट कहलाती है, राइट। तो खादर जो है वो सिल्ट होगा। और डेल्टा मार्स, हाँ, जब डेल्टा बनाती है रिवर्स, बहुत सारे जब धाराओं में बढ़ जाती है तो उस टाइम पे मार्स यानी दलदली क्षेत्र का निर्माण करती है। सो इसे मैंने बहुत ही डिटेल में बता दिया। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। एक लास्ट सवाल कर लेते हैं, उसके बाद जो बचेंगे वो अदर हम लोग अलग वीडियो में बनाएंगे, उसमें फिर जो बाकी के सवाल है वो करेंगे। बोला गया ट्रफ और रीज क्या है? तो देखिए ट्रफ और रीज क्या होते हैं? एलोंगेटेड एरिया होते हैं, हाई प्रेशर का या लो प्रेशर का। तो जो ट्रफ होता है वो लो प्रेशर का एरिया होता है और रीज जो है वो हाई प्रेशर का एरिया होता है। ये डायरेक्टली एनसीईआरटी के अंदर कवर नहीं है। इसका आंसर ऑप्शन ए है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करिए। अगर आप चाहते हैं कि बाकी सब्जेक्ट जो भी इस एग्जाम के अंदर आए उसे भी मैं कवर करूं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसके अलावा अभी रिसेंटली जितने भी पेपर हुए, हरियाणा सिविल सर्विसेज के, जम्मू कश्मीर के, यूपीएससी सीएससी के, उन सारे पेपर्स को मैंने कवर किया, उसे आप चैनल के अंदर देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।